ओमकारेश्वर जी, राहुल गांधी का पटना दौरा, किस तरह से इसको देखा जाए? क्या ये माना जाए कि जितना आरजेडी के साथ नीतीश सहज है, उससे ज्यादा आपको लग रहा है कांग्रेस के साथ सहज है? क्या इस बात में आपको दम लगता है कि जेडीयू और कांग्रेस के बीच में भी कुछ खिचड़ी पक सकती है? देखिए, कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच वैचारिक रूप से बहुत ज्यादा समानता है। जिस आरक्षण की बात को नीतीश कुमार ने उठाया, उस आरक्षण के मुद्दे को लेके, जातीय जनगणना और जातीय आरक्षण की बात को लेके राहुल गांधी देश भर में घूमे। उन्होंने देश भर में इसे एक मुद्दा बनाया। जिस संविधान की बात करते हैं नीतीश कुमार, उस संविधान को लेके सबसे ज्यादा अगर देश भर में किसी ने आंदोलन चलाया है, भारत जोड़ो आंदोलन चलाया, और आज भी पार्लियामेंट में वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो कांग्रेस लीडर हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच में जो वैचारिक समानता है, वो बहुत गहरे रूप से जुड़ी हुई है। ये ठीक बात है कि पिछली बार इंडिया अलायंस को छोड़ के नीतीश कुमार चले गए थे। उनके अपनी पॉलिटिकल कंपल्सन भी हैं, उनको लगा कि अभी यहाँ कुछ खास नहीं होना है, तो वो उनको मुख्यमंत्री भी बने रहना, उनके ऊपर दबाव भी है। तो वो वहां पर नरेंद्र मोदी के साथ, बीजेपी के साथ चले गए अलायंस में। मैं राहुल गांधी की जो प्रपोज्ड यात्रा है, उसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। फौरी तौर पे अगर कांग्रेस और जेडीयू का अलायंस हो भी जाता है, तो सरकार बनाने के लिए वहां पर आरजेडी की आवश्यकता होगी, और बिना उसके सरकार नहीं बन सकती। तो इसलिए इस अलायंस को इससे ज्यादा देखना कोई मतलब नहीं रखता। हाँ, लेकिन अगर वहां वो किसी तरह का एडजस्टमेंट करते हैं और सेंटर में सरकार बदलने की बात होती है, तो उनके नीतीश कुमार के एमपीज फिर काम आ सकते हैं, और फिर वो बड़ा गेम प्लान हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी के सिनेरियो में राहुल गांधी कांग्रेस को उन क्षेत्रों में, उन जगहों पर जीवित करना चाहते हैं, पुनर्जीवित और फिर से स्थापित करना चाहते हैं, जो कांग्रेस का किसी जमाने में बहुत स्ट्रांग वोट बैंक रहा है। लालू यादव के जमाने से पहले आप देखिए तो कांग्रेस बिहार में स्थापित थी, और जब तक इन राज्यों में कांग्रेस का पुनर्उदय नहीं होता है, तब तक नेशनल लेवल पे कांग्रेस को पूरी तरह से एक सशक्त विपक्ष के रूप में या सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में खड़ा करना मुश्किल होगा। तो इसलिए उनकी स्ट्रेटेजी ठीक है कि वो बिहार को, मध्य प्रदेश को टारगेट कर रहे हैं, जहां संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश में तो पिछले विधानसभा में भी दिखा दिया था कि कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी, फिर बाद में तोड़ मोड़ करके उसको गिराया गया, और फिर दूसरी बार बीजेपी की सरकार आई। वहां भी एक स्ट्रांग नेतृत्व अगर कांग्रेस पार्टी खड़ा कर पाती है, या अपना अपने सांगठनिक ढांचा को मजबूत कर पाती है, तो ये दोनों फर्टाइल स्टेट्स हैं जहां से कांग्रेस को सपोर्ट मिल सकता है। वहां से उनको, अभी आप देखिए कि बिहार में लेफ्ट पार्टीज तक को जगह मिली है, 10-12 सीटें उनको भी बिहार में विधानसभा में मिली। इसका मतलब ये है कि वहां पर सेकुलर वोटों का, कांग्रेस के जो वोट बैंक हैं, जो आइडियोलॉजी है, वो अभी जिंदा है, वो भी पूरी तरह से सैफरनाइजेशन नहीं हुआ है। बीजेपी लाख कोशिश करके भी वहां अपने बूते मेजोरिटी में नहीं आ पा रही है। तो ये मौजूद है। आज जब नीतीश कुमार का वोट बैंक खिसकेगा तो कहां जाएगा? आरजेडी के पास जाना नहीं चाहेगा तो बीजेपी के पास खिसकेगा, और बीजेपी के पास नहीं जाना चाहेगा तो किसके पास जाएगा? आज जो प्रशांत किशोर जिस प्रयास में लगे हुए हैं जनसुराज को लेके, वो यही प्रयास है ना कि नीतीश कुमार के जो वोट बैंक हैं, उसको किसी तरह से अपने पक्ष में किया जाए। तो वहां पर जो थर्ड फोर्स की जरूरत है, एक तीसरे उसकी जरूरत है, वह क्यों ना कांग्रेस हो, जो ट्रेडिशनली बहुत मजबूत रही है। तो इस लिहाज से अगर उन्होंने ये फैसला किया है, मैं पवन खेड़ा का स्टेटमेंट सुन रहा था, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैसला है और बहुत सही फैसला है। वहां पर कांग्रेस पार्टी को मैसिव तरीके से काम करना चाहिए, और वहां पर पार्टी को खड़ा करना चाहिए, चाहे वो मौजूदा विधानसभा इलेक्शन की बात हो या ना हो, या नीतीश कुमार से अलायंस होता है या नहीं होता है। आप अपने संगठन को मजबूत जब तक नहीं करेंगे, तब तक उसका फायदा नहीं होगा। तो चाहे वो बिहार में उनकी का प्रश्न हो, या वहां की यात्रा का प्रश्न हो, भोपाल में, मध्य प्रदेश में, मुझे लगता है कि दोनों एक जरूरी कदम है जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। लंबे समय से इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। जहां तक नीतीश कुमार के अगले स्टेप्स का सवाल है और बिहार की पॉलिटिकल
इनस्टेबिलिटी के सिनेरियो का सवाल है, ये पिछले 2-3 हफ्ते से गरमाया है। जब बिहार में हम्म। इन्वेस्टर्स मीट हो रहा था, तो इनके दोनों डिप्टी सीएम तो गए, ये नहीं गए। नीतीश कुमार मुख्य अतिथि थे, लेकिन नहीं गए। उसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा के जो एमओयूज वगैरह कुछ साइन हुए, वहां पे अडानी ग्रुप भी पहुंचा हुआ था, तो नहीं गए। नहीं जाने के पीछे वजह क्या है कि एक टेलीविजन डिबेट में जब अमित शाह से पूछ लिया गया कि भाई बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और क्या आप इसी फेस पे लड़ेंगे, तो उन्होंने उसका गोलमोल जवाब दिया। जवाब ये दिया कि इस तरह के फैसले हम पब्लिकली ऐसे अनाउंस नहीं करते हैं, हमारी डिसिप्लिन पार्टी है और हम पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिसाइड करेंगे। यानी आपने एक ग्रे एरिया छोड़ दिया कि अब पार्लियामेंट्री बोर्ड हम्म। डिसाइड करेगा कि हमारा बिहार में मुख्यमंत्री का फेस कौन हो। ये बात उनको बुरी लगी है नीतीश कुमार को। इसके बाद से आप डेवलपमेंट्स देखिए कि 21 तारीख को उनका जो ट्वीट आता है बिहार का, उनके हैंडल से कि नीतीश कुमार सबके हैं। अगले दिन का हम्म। ट्वीट उनका कहता है कि जब बात हो बिहार की तो बात हो नीतीश कुमार की। तो नीतीश कुमार का, यानी कि वो असर्ट कर रहे हैं कि अगर आप बिहार की बात करते हैं तो नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाना पड़ता है। तो अब टॉप लेवल से तो इसका कोई वो नहीं आया, लेकिन तीसरे दिन 23 दिसंबर को जब इन्होंने यहाँ पर हरियाणा में मीटिंग की, बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की, सूरज कुंड में या उसके आसपास, तो उसमें बीजेपी के नेताओं ने ये जरूर कहा कि हम लोगों ने यूनानिमसली फैसला किया है कि हमारे अगले चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार होंगे। लेकिन ये पार्टी के लोग कह हम्म। रहे हैं, जब तक टॉप टॉप लीडर नहीं कहता, प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते और खासतौर से होम मिनिस्टर नहीं कहते, जो कि सारे फैसले करते हैं ऐसे मसलों में, तब तक इसका कोई मायने नहीं रहे। इसके तुरंत बाद बीजेपी के एक और नेता ने ये कह दिया कि अटल जी का सपना तभी पूरा होगा जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। फिर उसके बाद उन्होंने उसका खंडन स्वयं किया। फिर उसके बाद तो ये जो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, इससे नीतीश कुमार परेशान है। बीजेपी के नेताओं ने, जैसा आपने भी कहा कि उनको मालूम है 10 उसके एमपीज जो हैं वो बीजेपी के टच में हैं, जेडीयू के। इससे उनकी परेशानी बढ़ी हुई है कि उन एमपीज का क्या करें, कैसे उनको अपने साथ लें। तो ये सिनेरियो में वो कब कौन सा फैसला करेंगे ये कोई नहीं जानता। लेकिन वो फैसला करने जी। से पहले उनको ये देखना पड़ेगा कि फैसला सस्टेनेबल कितना है। मान लीजिए आपने केंद्र की टांग खींच ली और उससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उधर चंद्रबाबू नायडू पड़े हैं, 10 और सांसदों का समर्थन लेके केंद्र की सरकार सरवाइव कर लेगी, तो उससे नहीं होगा। उनको ठोस निर्णय करना पड़ेगा, लेकिन वो निर्णय का वक्त आ चुका है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में कांग्रेस के साथ उनका जाना एक स्ट्रेटेजिक तरीके से सही फैसला हो सकता है। वो भी तब जब कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू तीनों पहले की तरह फिर से यूनाइट होते हैं। लेकिन इस दिशा में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जरूर कुछ सोच रहे हैं। ये आखिरी उनका चुनाव है विधानसभा का। देखना है कि वो आने वाले दिनों में क्या फैसला करते हैं। जी।